हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में कार्नोट साइकिल कंप्लीट कर ली थी अपनी, और मैंने आपको कहा था कि मैं अब अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी बताऊंगी दिसंबर 2023 एग्जाम के रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल, एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक। आपको कौन सी वीडियो अगली नेक्स्ट टॉपिक पे देखनी है और आपको वीडियो कैसी लगी, सो प्लीज़ गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम पढ़ लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है 1 - T2 अपॉन में T1, और इसी से रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, और मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वैल्यू पुट ऑन करते हैं। पर इससे पहले हमें कुछ कंक्लूजन्स इसके पढ़ने पड़ेंगे ताकि हमें एफिशिएंसी के बारे में और भी चीज़ें पता चले। तो एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, किस चीज़ के सोर्स और सिंक के बीच में। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। और आगे है नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की, वो लेस देन 1 होती है, और ये फंडामेंटल लिमिटेशन है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, किसकी मदद से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मदद से। और थर्ड पॉइंट है, द वर्किंग सब्सटेंस वाटर गेट हीट्स इट इन अ बॉयलर एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट हाई प्रेशर। वर्किंग सब्सटेंस कैसा होता है वाटर का, वाटर हीट होता है, हीट मतलब बॉईल हो रहा है, और जब बॉईल होएगा तो उससे क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी। और स्टीम कैसे निकलती है, हाई प्रेशर पे ही तो स्टीम बाहर आती है, और जिसको हम वेपराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये उसके बारे में हमें बताया गया है इस थर्ड पॉइंट में। इट इज अ फैक्ट, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आर एक्सपेंसिव फ्यूल एंड्स अप एज वेस्ट हीट, इट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट एंड कॉजेज थर्मल पॉल्यूशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने जनरेटर देखा होगा, जब भी लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन कर देते हैं, जिसमें से एक काला धुआं सा निकलता है, और उसमें फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, और वो उसमें थर्मल पॉल्यूशन भी होता है, हीट होती है उसके अंदर, और वो पॉल्यूशन भी फैलाता है। तो ये जनरेटर के बारे में ये पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, इफ द सोर्स एंड द सिंक आर एट द सेम टेम्परेचर द एफिशिएंसी विल बी जीरो। अगर सोर्स भी और सिंक भी दोनों ही सेम टेम्परेचर पे है तो कैसे हीट इंजन वर्क कर पाएगा, और एफिशिएंसी भी उसकी इसीलिए जीरो हो जाएगी, और इसी वजह से इंजन भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कार्नोट इंजन का काम ही यही है कि वो हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सके। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है इंडिपेंडेंट होती है, उसे नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ द सब्सटेंस की नहीं पड़ी होती। वो किसी भी चीज़ से बनाओ या किसी भी मटेरियल से बनाओ, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नाउ ऑन कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी को अगर हम कंपेयर करें हीट एब्जॉर्ब वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन में टोटल वर्क डन वाला, और टेम्परेचर के साथ, तो Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2, हम इसको लिख सकते हैं। सो नाउ मैं आपको अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाती हूँ। सो लेट्स मूव फर्दर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मेंशन कर रखा है कि मस्ट डू फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि पेपर में आ चुके हैं, और जिनके हाई चांस है कि वो दोबारा एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए पहले हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अ कार्नोट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 60%। अब आपको ना ये हमेशा परसेंटेज में एफिशिएंसी देते हैं, और इसी को ही हमें कैलकुलेट करनी होती है फिर, और इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसकी वैल्यू कैसे करें कन्वर्ट। सो व्हेन इट सिंक्स टेम्परेचर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, उसका हमें सिंक टेम्परेचर दे रखा है जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो T2 दिया हुआ है। हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो T1 होता है वो होता है सोर्स, और जो T2 होता है वो होता है सिंक। और हमें क्वेश्चन में क्या किया है, सिंक टेम्परेचर, मतलब हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, T2 की वैल्यू दी हुई है। इसीलिए यहाँ पे T2 है, तो T2 की वैल्यू हमें 27 सेल्सियस दे रखा है, 27 सेल्सियस। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ तो 300 केल्विन लिखा है। अब आप सोचेंगे 300 केल्विन कैसे हुआ। 273 केल्विन होता है, इसमें हम ऐड कर देंगे 27 को, और हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। इसीलिए यहाँ से ये ऐसा आया, जो भी वैल्यू हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में, हम उसको बस ऐड कर देंगे 273 से, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी T2 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब हमारी सिंक की वैल्यू। और हमें जो है T1 की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा सोर्स होता है। आगे अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करके कार्नोट इंजन की वैल्यू निकालना चाहें, जो कि हमारी एटा वैल्यू थी, अभी हमने एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, एटा, इसे हम एटा बोलते हैं। एटा इज इक्वल्स टू 1 - T2 अपॉन में T1, सिंक एंड सोर्स इज इक्वल्स टू 1 - 300, जो कि हमारा T2 है, और T1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल्स टू 0.6 लिख दिया इन्होंने। अब आपको 0.6 कहाँ से आया, अब आप ये सोच रहे होंगे 0.6 कहाँ से आया, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये हमें बता रखा था एफिशिएंसी कितनी है, 60%, और टेम्परेचर दिया हुआ था, और उन्होंने हमें कहा था चेंज इन सोर्स टेम्परेचर निकालो अगर इसकी एफिशिएंसी हम 70% कर देते हैं। सबसे पहले हमें 60% के लिए एफिशिएंसी निकालनी थी। हम 60% के लिए कैसे निकालेंगे, हम 60 को यहाँ लिखेंगे और अपॉन में 100 करेंगे, एक से एक जीरो कट गया, यहाँ से आ गया हमारे पास 0.6। इसीलिए ये कह रहे हैं यहाँ पे 0.6 वैल्यू आई है। ये एक डाउट हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हमें अब पता चल गई 0.6, हम इसमें वैल्यू टर्म्स जो है पुट ऑन करके सॉल्व करेंगे T1 के लिए वैल्यू, और वो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ अभी। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि टर्म्स में जब हमने रीअरेंज करा तो ये T1 की वैल्यू 750 केल्विन आई कैसे, क्योंकि इन्होंने सीधे हमें आंसर दे दिया पर कोई सोल्यूशन हमें बताया ही नहीं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम अपना एटा का वैल्यू लिखेंगे, एटा इज इक्वल्स टू 1 - T2 अपॉन में T1, जिससे कि हम 1 - T2 की वैल्यू हमें पता है 300 है, T1 हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करनी है, और 0.6 हमने वैल्यू लिख रखी है किस चीज़ की, ये होती है हमारी एटा की वैल्यू, एफिशिएंसी हमें 60% गिवन थी। मैंने आपको बताया भी मैंने कि 60 को मैंने 100 से डिवाइड करा, और इसे सॉल्व करने के बाद 0.6 आ गया था, तो 0.6 एटा की वैल्यू। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे अब हमें एटा की वैल्यू पता लग गई 0.6, तो हम 0.6 वैल्यू रखेंगे एटा में,
यहाँ पे 1 का 1 माइनस T2 की वैल्यू 300 है और T1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम आगे से जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.6 हम पॉइंट नीचे ले आएंगे और ये हो जाएगा 6/10 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300 T1। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका आगे का फॉर्मूला। हम इसे 1 को यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 तो पॉजिटिव में ही है, तो यहीं पे आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो 6/10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस में 300 T1। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम करेंगे, सो एलसीएम करने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये तो 6 के पास पहले से ही 10 था और माइनस 300 T1। अब यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू माइनस 300 T1। अब हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो यहाँ पे आया माइनस 4 T1 इज इक्वल्स टू माइनस 3000। अब यहाँ से T1 को हम यही छोड़ देंगे और माइनस 4 को हम ले जाएंगे 3000 के नीचे, मतलब डिवाइड में। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे अब आके डिवाइड में हो गया और माइनस में है ये भी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट और जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है 750 केल्विन, जो कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर में भी गिवन था कि इसका T1 क्या निकला, 750 केल्विन निकला है। तो इसी से ये हमने अपनी एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल दी है, जो कि है 60% के कॉन्टेक्स्ट में। पर अभी क्वेश्चन पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन कहता है आगे, कैलकुलेट द चेंज इन द सोर्स टेम्परेचर फॉर इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी टू 70%। अब 70% के लिए निकालना है और जब हम 70% के लिए निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास 750 प्लस T केल्विन फॉर एफिशिएंसी टू बिकम 70%। ये तो 60% के लिए है, मतलब 10% और ज़्यादा इंक्रीज हुई है ना, तो इसीलिए हमने टेम्परेचर को भी इसमें ऐड ऑन कर लिया है कि जो भी वैल्यू होगी वो 70% के लिए निकलेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300 अपॉन में 750 प्लस T इज इक्वल्स टू 0.7। और 0.7 क्यों का, क्योंकि अब हमें 70% के लिए निकालना है, तो 70 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.7 ही आएगा। तो 0.7, तो एटा की वैल्यू इस समय 0.7 है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करते हैं। सो अब 0.7 एटा की वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे 0.7 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300 750 प्लस T, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। T2 तो कैलकुलेट करना है, T1 अब वो भी किसके लिए, 70% के लिए। T2 तो हमें गिवन था 300 ही रहा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे तब करा था। 6/10 कर लिया था यहाँ पे हमने, तो ऐसे ही हम इसे भी 7/10 कर लेंगे। 7/10 और इसे 1 को इधर ले आएंगे माइनस में, माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 300 750 प्लस में T। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 10, तो इसे भी 7 माइनस 10 कर देंगे इज इक्वल्स टू माइनस 300 750 प्लस में T इज इक्वल्स टू माइनस 3/10। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3/10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 300 750 प्लस T। अब यहाँ पे जैसे हमने उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी थी, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 3 750 प्लस T इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3000। यहाँ पे जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सो जब हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 2250 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3T इज इक्वल्स टू माइनस 3000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम जैसे हमने पहले T को एलोन कर लिया था, ऐसे हम इस बार भी T को एलोन करेंगे, पर इससे पहले यह भी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 3T इज इक्वल्स टू माइनस 3000, ये माइनस का उधर गया तो प्लस में 2250। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस 750 और बिगर साइन बिगर नंबर का आता है तो माइनस 750। अब यहाँ पे जो है हम T को एलोन कर लेंगे और 3 को हम डिवाइड में ले आएंगे 750 के नीचे माइनस में। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट कर दिया साइन ने। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 केल्विन, जो कि हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाला किसके कंटेक्स्ट में, 70% के कंटेक्स्ट में। तो 60% के में आया हमारे पास 750 और 70% के लिए हमारे पास आया 250 केल्विन, जो कि हमारे बुक में भी 250 केल्विन इसका आंसर आया है, फॉर 750 केल्विन एंड 250 केल्विन। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर के बारे में और इसके फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि ज़्यादा तो इसके बारे में पूछा नहीं जाता कि इसकी इन्फॉर्मेशन बताओ, पर इससे रिगार्डिंग एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एग्जाम के रिगार्डिंग हम वही पढ़ेंगे। तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो थर्मोडायनेमिकली उसका काम क्या होता है कि हीट को फ्लो करवाना, इस टेम्परेचर से लोअर से हाई। पहले क्या होता है, हाई टू लो होता है, पर ये जो है रेफ्रिजरेटर रिवर्स में काम करता है कार्नोट साइकिल के। तो इसीलिए ये हीट फ्लो कराता है लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे। और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू रेफ्रिजरेटेड अपॉन में वर्क इनपुट। और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन में वर्क डन, जो कि वर्क इनपुट भी हम कहते हैं। और Q2 और हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हमने प्रीवियस अभी कुछ टॉपिक्स में हमने पढ़ा था Q1 माइनस Q2 होता है। और इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे Q2 क्या है, वो है हीट एब्जॉर्ब किस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Q2 जो होती है वो हीट एब्जॉर्ब होती है लो टेम्परेचर पे, मतलब कूलर बॉडी पे। और Q1 जो होती है हीट रिजेक्ट होती है एट हाई टेम्परेचर, जो कि हमारा किचन एनवायरनमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी इसमें हम
रेफ्रिजरेटर के कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अंदर तो बॉडी रेफ्रिजरेटर की कैसी होती है, कूल होती है, मतलब कोल्ड होती है, जबकि वो अपनी सारी वो हीट जो है जिसकी वजह से वो अंदर कूलिंग बना पा रहा है, तो और वो सारी हीट किससे फ्लो कर देता है, वो बाहर एनवायरनमेंट में फ्लो कर देता है। तो इसीलिए बाहर एनवायरनमेंट में हायर टेम्परेचर पे तो हीट रिजेक्ट होती है और अंदर जो है लो टेम्परेचर पे कूलर बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इसीलिए ये रेफ्रिजरेटर के बारे में इसका हमने मैथमेटिकली ये फॉर्मूला फॉर्म करा है। और अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम बात करें, अगर कोई भी खाने की चीज़ें हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हैं और हमारे किचन एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसका हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। और यहाँ पे T1 और T2 जो हैं वो रेस्पेक्टिवली किसे डिनोट करते हैं, टेम्परेचर पे, और ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बताओ, तो हम ये टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वाला फॉर्मूला ये पुट करेंगे, किचन एनवायरनमेंट एंड ईटेबल केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ये उसका फॉर्मूला है। मतलब कोई ना कोई टेम्परेचर का, तो जैसे मान लीजिए T1 जो है हमारा रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है जो कि कूलिंग साइड पे, और T2 जो है जो कि सब्जियां या खाने की चीज़ें फ्रिज के बाहर रखी है, मतलब किचन एनवायरनमेंट में, वो T2 टेम्परेचर है। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इन दोनों क्वेश्चन में ही हम फॉर्मूला पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन में ओमेगा इज इक्वल्स टू Q2 T1 माइनस T2 अपॉन में T2। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं। मैं आपको फोटो भी लगा दूंगी साइड में कि ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम, कि ये आया था विद सेम वैल्यूज़, और ये मैं इसीलिए आपको करा रही हूँ ताकि अगर इस साल भी आ जाए तो आप बिल्कुल अच्छे से करके आ सकें और आपके अच्छे नंबर आ सकें। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर के रिगार्डिंग भी और हीट के रिगार्डिंग भी। और ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे ये है टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टिपिकल होम फ्रीजर ऑपरेट बिटवीन -18 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर। विद दिस ओमेगा हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 0.5 kg ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आगे हम तब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक टिपिकल होम फ्रीजर जैसे सबका होता है, तो उनका भी एक टिपिकल होम फ्रीजर है क्वेश्चन में, और वो ऑपरेट करता है इस टेम्परेचर पर -18 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। और हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ओमेगा की, और हमें ओमेगा का फॉर्मूला पता है, और ये टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसीलिए हम समझ गए यहाँ तो टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वाला जो था T2 अपॉन में T1 माइनस T2। सो हमें इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सो T2 की वैल्यू अब सोच रहा हूँ कि 255 केल्विन 303 केल्विन ये आया कहाँ से, हमें तो क्वेश्चन में -18 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी हमें वैल्यू दी हुई होगी सेल्सियस में, हमें उसको 273 केल्विन के अंदर हमें ऐड ऑन कर देनी है। तो 273 के अंदर हम ऐड करते हैं -18, तो हम यहाँ पे क्या होगी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, तो इसीलिए माइनस करेंगे अब। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 255। और ऐसे ही 30 डिग्री सेल्सियस के अगर हम करें तो 273 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 303 केल्विन, जो कि ये रहा 303 केल्विन। सो इसीलिए हमारी T1 की वैल्यू है 303 केल्विन और T2 की वैल्यू है 255 केल्विन। अब यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी फॉर्मूले के अंदर, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया 5.3। और इन्होंने कहा आगे क्वेश्चन में विद दिस ओमेगा, इस ओमेगा की वैल्यू की मदद से जो कि 5.3 आई है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू फ्रीज 0.5 kg ऑफ वाटर इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इस समय है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि वो 0.5 kg ऑफ वाटर को फ्रीज कर सके, बिल्कुल आइस में। तो 0.5 kg ऑफ आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है जितना भी वाटर में हीट प्रेजेंट होगी हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, बाहर निकालना होगा, ताकि इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के फ्रीज हो सके। सो उसका फॉर्मूला भी होता है Q इज इक्वल्स टू ml। ये बहुत कम बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब निकाल लेते हैं हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो पहले हमें ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए कही, हमने निकाल दी। अब इसी से रिगार्डिंग उन्होंने कही कि फ्रीज कैसे करेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू ml, और L जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है यहाँ पे, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है क्वेश्चन में 334। और अगर आपको यहाँ गिवन होती है क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल तुरंत समझ जाना, देखिए कि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू ml। सो Q की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 0.5 kg हमें मास दिया हुआ है वाटर का, कितना फ्रीज करना है, और L की वैल्यू, और इसको भी हम सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें उसका वर्क इनपुट भी निकालना है। सो इसीलिए हमने लिखा यू कैन राइट वर्क इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन में ओमेगा। Q2 की वैल्यू 167, ओमेगा की वैल्यू 5.3, क्योंकि इसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा था कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है, ये हम सबको पता है। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला पुट ऑन करा और सॉल्व करने के बाद आ गया 31.5 किलो जूल। तो ये क्वेश्चन तो प्लीज़ अच्छे से करके ही जाना, तो ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो केल्विन प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो थी नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। कि कोई ऐसा प्रोसेस बना ही नहीं है कि जिसमें जो कंप्लीट हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कुछ तो हीट जो है पास ऑन हो जाती है एनवायरमेंट में, जो कि सच बात भी है। सो इसीलिए इस स्टेटमेंट को 100% हमने ट्रू भी माना था कि वर्क करती है, और इसीलिए हमें क्या चाहिए होते हैं, वी नीड टू रिजर्वर। मैंने आपको कार्नोट साइकिल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखना, मैंने आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है कार्नोट साइकिल के बारे में। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कार्नोट साइकिल में हमें 2 रिजर्वर चाहिए होते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट के लिए, ताकि हमारा इंजन रन कर सके एक साइकिल के अंदर, जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होती पर हाँ इरिवर्सिबल भी नहीं होती। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट 100% वर्क करी केल्विन और प्लैंक कांस्टेंट की। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉजेट स्टेटमेंट के बारे में। क्लॉजेट स्टेटमेंट ने क्या स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो उसने दी थी नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब बॉडी कैसी होगी उस टाइम, हीट इंजन कूल होगा,
और हाई टेम्परेचर मतलब उस टाइम वो हॉट होगा टेम्परेचर। सो इसीलिए कूल बॉडी से हॉट बॉडी तक वो पहुँचानी हीट क्योंकि पहुँचानी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई हीट तो एनवायरनमेंट में भी ट्रांसफर हुई होगी। इसीलिए इन दोनों की ही स्टेटमेंट को अप्रूव करा गया था उस टाइम कि कोई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हुआ है जिसका सोल रिजल्ट मतलब पूरा कंप्लीटली रिजल्ट जो है ट्रांसफर ऑफ हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो हो सके। सो कुछ ना कुछ बॉडी तो एनवायरनमेंट में भी फ्लो होती है। सो आगे इन दोनों के टेम्परेचर स्टेटमेंट हमने पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी थी और कोई ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं थी कि एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि कार्नोट साइकिल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उसके रिगार्डिंग ये 2 स्टेटमेंट बनी थी और बहुत ईजी थी। तो आगे जो इसमें अब टॉपिक रह गया है वो है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम की बस स्टेटमेंट आती है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा इससे कुछ न्यूमेरिकल नहीं आते जो कि रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी निकालने के लिए आते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में करा चुकी हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कार्नोट थ्योरम क्या कहती है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्नोट थ्योरम स्टेट करती है दैट ऑफ ऑल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम, मतलब एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में जितने भी हीट इंजन वर्क कर रहे हैं तो द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और इसी के बारे में ये कार्नोट थ्योरम दी हुई थी। वैसे आज तक इतनी कार्नोट थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ पूछा नहीं गया है और ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेटमेंट ही ये पूछ सकते हैं जो कि आप ये करके जा सकते हैं, पर इतना नॉट सो इंपॉर्टेंट। पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने मार्क भी कर रखी है अपनी बुक में, और आप भी चाहो तो आप भी मार्क कर सकते हो उन्हें। और प्लीज़ आप हर एक चीज़ को एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर लेना, न्यूमेरिकल भी। और इसी से यही 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं जिससे कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन हम निकाल सकते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वैल्यू वो स्टेटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी एंट्रोपी एंड द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगी। इसके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन है जो कि पेपर में इतने सारे आते हैं, ऐसा लगता है सारी मार्किंग स्कीम चैप्टर 9 से ही हमें क्वेश्चन में दी हुई है और बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं आपको यूनिट 9 कराऊंगी एंट्रोपी एंड द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अगर आपको भी कोई टॉपिक समझना है मुझसे या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है सो प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं इससे पहले आपका वो डाउट क्लियर करने के लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आपकी जो इतने भी डाउट हैं रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल या क्वेश्चन वो मैं सॉल्व कर सकूँ। सो इसीलिए अपने कमेंट के क्वेश्चन हैं या डाउट हैं, जितनी भी क्वेरी है आपकी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। और नेक्स्ट वीडियो एंट्रोपी की तो आएगी, और अपने भी सजेशन देते रहिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to press the bell icon, and I will see you in the next video. Till then, all the best and thanks for watching.